हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन, जिसका टेस्ट आईडी है DTPL PYP M032। इस टेस्ट का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। चार ऑप्शन है, तो 24 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहां पर दो नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा, जो कि 3 और 8 है। और हम चारों ऑप्शन पे नजर घुमाए तो चारों ऑप्शन जो है 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब अब हमको मेन एलिमिनेशन का काम करने के लिए, ऑप्शन को छांटने के लिए इस 3 के डिविजिबिलिटी का यूज करना होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी कैसे लगाते हैं, तो आप क्या करेंगे, अंकों का सम करेंगे, डिजिट का सम करेंगे। लेकिन जब जोड़ते टाइम यदि कोई 3 से कटने वाला मिल जाएगा, पहले उसको हटा देंगे। जैसे हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए 3 से 6 कट रहा है, इसको काट देंगे पहले ही। 3 से 9 कटेगा, काट देंगे। ये भी 9 कट रहा है, ये भी 6 कट रहा है, तो बच्चा 8 और 5 कितना हो गया, 13। क्या 13 3 से कटेगा? नहीं, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब चल इसको चेक करते हैं, तो 6 कट रहा है तो कट रहा है, 6 कट रहा है तो कट रहा है। 8 और 7 कितना हो गया, 15, ये भी कट गया। 5 और 4 कितना हो गया, 9 आया, मतलब ये फाइनली 3 से कट रहा है। और 3 से कट रहा था और पहले बता दिए 8 से कटेगा, और 3 8 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये 24 से कटेगा। यही आपका ऑप्शन नंबर बी पहले मिल गया हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड मास का है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 7920 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आपका आएगा 1980। और एक बाहर में माइनस 1980 है, ये दोनों सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 दे देगा, मतलब ये पूरा मामला यहां से आता खत्म हो गया, 0 हो गया ये। अब आते हैं इधर, अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा आपको 220, और उसमें माइनस कर देंगे आप 77। यूनिट प्लेस आपका 3 बन रहा है, और 3 देखिए एक ही जगह पर, यानी 143 इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, राम और श्यामलाल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस पर वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मत किया और कोई अमान्य या अवैध मत, इनवैलिड या फिर आपका इलीगल वोट्स नहीं है, तो बताइए कि टोटल कितने मतदाताओं की संख्या था। अब यहां पर देखिएगा, मान लेते हैं कि टोटल 100 वोटर्स थे। टोटल कितने वोटर्स थे? 100। मतदाता कितने थे? 100। उसमें से जो वोट पड़ा, जो कास्टिंग वोट का हुआ, वो मात्र 90 का हुआ, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मात्र कितना हुआ है? 90 का। अब एक चीज बताइएगा आप लोग, ये जो लिखा हुआ है कुल मतों का 30% लाया एक ने, तो ये आपका हो गया वोट, ये हो गया वोटर्स। कोई गलती से इसका आप 30% नहीं कर देंगे, जितना वोट पड़ा उसका 30% लाया, जो हारा वो। इसका मतलब 90 का 30% लाया, और 90 का 30% कितना होता है? 27। इसका मतलब जो हारने वाला होगा वो 90 माइनस कर देंगे, इसमें 27 90 में से तो हो जाएगा 63। अब ये कितना वोट से हार गया, तो आप देखेंगे ये जो है 36 वोट से हार गया। और यही 36 का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 900 वोट से चुनाव ये हार गया। तो फिर हम लोग 1 का निकाल लेंगे, 900 डिवाइड हो जाएगा 36, ये 25 बार में आपका कट जाएगा, ये 1 का वैल्यू आया। अब पूछा गया टोटल कितने वोटर्स थे, मतदाता कितने थे, तो आप यहां से 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा 2500। तो 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, बनाना हम लोग को है। सिंपली लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10.5% दैनिक उपभोगों की वस्तुओं पर और शेष का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पास 12,000 रुपया शेष बचता हो, तो बताइए उसका वेतन कितना था। आप सिंपल एक चीज बता सकते हैं, इसका वैल्यू ये हो जाएगा आपका 21/200। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 21/200, और शेष का यानी कि 30% का वैल्यू हो जाएगा 3/10।
200 में से 21 एक्सपेंस कर दिया तो उसके पास जो बचेगा, 200 में से 21 एक्सपेंस किया तो 179 बच जाएगा। यहां पर 10 में से 3 एक्सपेंस कर दिया, बच जाएगा कितना, 7। इसको मल्टीप्लाई करना है तो इससे निकलेगा इनकम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे निकलेगा आपको इसके पास कितना बचा, तो ये हो जाएगा 63 का 3 और ये 119 और 6 हो जाएगा आपका 125। अब यहां पर देखिए 2000 रुपया कमाता है, उसमें से बचा उसके पास कितना, 1253, और यही 1253 का वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, 12000। तो यहां से हम लोग एक का निकाल लेंगे तो 12000 बटा हो जाएगा 1253। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया, उसका इनकम कितना होगा, तो 1253 आ गया। अब इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको देखा यदि अप्रोक्सीमेशन में लगाएं, इसको काटेंगे लगभग आप इसको 110 बार में कटेगा, लगभग 10 बार में काटेंगे तो 20,000 के एकदम करीब आंसर आएगा। और 20,000 के करीब में एक आपका ये बनेगा, मतलब 20,000 से करीब मतलब 20,000 के सामने रहेगा, लेकिन 19,000 तक नहीं, उससे ज्यादा ही आएगा आंसर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वही आएगा, ऑप्शन नंबर बी 19,154। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रघुवीर ने कुछ नस्वान वस्तुएं, पार्सिएबल वस्तु आइटम्स खरीदा और उसे 36% उसमें से 36% वस्तुओं नहीं बेची जा सकती है और खराब हो गई। सिंपल, वो खराब वस्तु खरीदा है, उसमें से 36% वैसे बेकार हो गया और रिमेनिंग को वो बेचा। अब लिखा है कि वैसे रघुवीर शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने पर सफल रहा जिससे उसे 28% का कुल लाभ हुआ, मतलब टोटल वस्तु में उसको 28% का लाभ हुआ। फिर लिखा हुआ है कि रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितना % अधिक उन वस्तुओं को बेचा था जो खराब नहीं हुई थी। तो सिंपल बात आप बताइएगा, टोटल 100 वस्तु मान लेते था, उसमें से 36 हो गया खराब, बचा कितना, तो अभी भी इसके पास 64 बच गया। अब यहां पर वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या माने, तो कुछ भी मान सकते हैं आप, 1 2 3 जो मानना है मान लीजिए। सबसे आसान क्या मानेंगे, 1, तो 1 का दाम 1 है तो 100 का दाम कितना होगा, 100, तो 36 को खराब चला गया, बचा कितना उसके पास, 64। अब यहां पर उसको इस 64 को बेच दिया वो, और ऐसा बेचा कि उसको पूरे पर 28% का लाभ हुआ। पूरे पर मतलब 100 पर, तो 100 पर 28% लाभ हुआ, मतलब कितना बेचा होगा, 128 से बेचा होगा। तो 64 का सामान 128 से बेच दिया, कितना ज्यादा बेचा, तो 64 ज्यादा बेचा, कितना में से, 64 में से गुना कर देंगे 100, तो जो रिमेनिंग वस्तु था उसको 100% ज्यादा बढ़ा के बेचा, तब उसको कुल पर 28% का लाभ हुआ। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा हुआ है कि नमिता अपने वस्तुओं में सभी चीजों पर 20% छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। तो बताइए कि यदि 28 रुपया अंकित मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां पर हम लोग गोल्डन फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि होता है CP/MP का रेशियो निकालना है। सिंपल, 100 में से आप डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देंगे और 100 में प्रॉफिट परसेंट आप ऐड कर देंगे। तो डिस्काउंट परसेंट आपको दिया था 20, यानी कि ये 80 बन जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट 12, तो ये हो जाएगा 112। 16 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। इस वस्तु का MP दिया हुआ है 280, यहां पर MP है 7, तो 7 का वैल्यू 280 हो गया, तो 1 का कितना, 40। अब पूछा गया है CP कितना होगा, तो 5 का हो जाएगा यहां से 200। तो उस आर्टिकल का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस होगा, वो आपका कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 फ्री देता है, मुफ्त देता है, तो बताइए कि उसको कितना % छूट मिला। देखिए यहां पर 14 पे 4 फ्री, यदि हम दुकानदार के व्यू से देखें तो दुकानदार का जो है 14 4 18 के बराबर MP गया और आया SP कितना, तो मात्र 14। तो कितना छूट दे दिया ये, तो 4 दिया है, कितना में से दिया, 18 में से इंटू कर देंगे 100, तो आ जाएगा 2/9%, यानी 2/9 का जो वैल्यू होता है आपका
वो 22 होल 2/9% होता है, यानी कि 22 होल 2/9% का उसको हो जाएगा छूट, इतना छूट दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, अमन ने एक बैंक से 8% के दर से 50,000 रुपया ऋण लिया, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 3 वर्ष के बाद वह कितना रुपया भुगतान करना होगा, यानी कि 3 वर्ष के बाद इसको अमाउंट पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए 3 साल का इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। तो 3 साल का इफेक्टिव निकालने के लिए 3R स्क्वायर और R³ का यूज करते हैं। अब रेट दिया हुआ है कितना, तो 8%, तो 8 का क्यूब होता है कितना, 512। हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे तो यहां पर 12 लिख देंगे, कैरी आपका 5 रहा। फिर यहां पर देखिए 8 का 164 और 64 × 3 हो गया 192, 192 इधर हो गया आपका 5 197, 197 में क्या लिखेंगे आप, 97 और 1 हो जाएगा कैरी, 8 या 24 और कितना हो गया 25। इतना परसेंट का क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव रेट होगा, और जितना इफेक्टिव रेट होगा उतना ही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यहां पर यदि हम अमाउंट के बारे में बोलेंगे तो यहां से अमाउंट जो हो जाएगा 100 इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, तो ये हो जाएगा 125.9712%। इसको यदि हम अप्रोक्स में लें तो ये हो जाएगा 126%। इसको अप्रोक्स में लिए हैं, याद रखिए हम वैल्यू बढ़ा के लिए हैं, तो मेरा जो भी आंसर आएगा थोड़ा बढ़ के आएगा। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा, प्रिंसिपल कितना था 50,000, और 50,000 का आप 126% निकाल देंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 63,000 लगभग। अब 63,000 आया, इसका मतलब हम जो वैल्यू लिए थे यहां पर बढ़ा के लिए थे, तो जस्ट 63,000 से करीब करीब आंसर आएगा। जो 63,000 सबसे करीब है वो आपका यही ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी बात आप जब एग्जैक्ट वैल्यू लेकर बनाएंगे तो इसका आंसर यही कुछ आएगा, देख लीजिएगा बना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिखा है कि विनोद के पास 10,000 रुपया था, उसने इसका कुछ भाग 8% पे दे दिया और कुछ भाग 10% पे दे दिया। यदि 1 वर्ष के बाद उसे टोटल 880 रुपया का इंटरेस्ट मिला हो तो बताइए 8% पे कितना रुपया दिया था। एक बार मान लेंगे आपकी पूरी 10,000 8% पे दे दिया, तो यहां से इंटरेस्ट जो 1 साल का मिलेगा कितना मिल जाएगा 800, और एक बार मान लेंगे पूरी 10% पे दे दिया, 10,000 का सामान पूरी 10% पे दे दिया, तो यहां से इंटरेस्ट मिल जाएगा 1,000। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिला इसको 880, माइनस कर लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 80, ये 120। तो जो रेशियो बनेगा आपका यहां से 3 और 2 का बनेगा, तो टोटल पार्ट आपका 5 आ जाएगा। 5 का वैल्यू दिया हुआ है 10,000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 2,000। पूछा किसका है, तो 8% वाला पूछा गया था, 8% वाला 3 था, तो 3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 6,000। तो 6,000 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। एलिगेशन लगा दिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में लिखा हुआ है कि 48, 72, 108 का चतुर्थ अनुपात x का वैल्यू, एकदम फ्री नंबर उठाइए, फ्री नंबर एकदम। ये क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए लास्ट 2 टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है फर्स्ट टर्म से। 24 से 2 बार में कट जाएगा, 24 से 3, और ये कट जाएगा आपका 54, और 54 दिया हो जाएगा 162। 162 मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर में लिखा हुआ है कि अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन के विज्ञान का औसत अंक 80% है, साइंस में कितना लाया वो 80%, मैथ में कितना लाया 90%, ऑल ओवर दोनों मिला के कितना आया 84। तो माइनस कर लेंगे हो जाएगा 6, और इधर माइनस कर लेंगे हो जाएगा 4, रेशियो बनेगा 3 और 2 का। अब लिखा हुआ है क्या, यदि विज्ञान में जॉन को कुल 54,000 नंबर मिला हो, मार्क्स मिला हो, तो बताए मैथ में कितना मिला होगा। तो विज्ञान में यहां देखिए कितना मिला है 3, और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 54,000, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000। तो जरा बताइएगा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैथ वाला कितना है 2, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 36,000। 36,000 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का देखते हैं। इसको हम लोग लिखा हुआ है 6 मैन या मतलब बराबर होता है 2 वोमेन या 4 बॉय
किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे लिखा एक मैन, एक वुमेन, एक लड़का मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो पहले इसको आप काटिए और बराबर करें, रेशो निकालिए। इसको काटेंगे 77 पूरा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, ये 2 से पूरा गया तो W बचेगा और यहां पर हो जाएगा 2 बॉय। तो M, W और B का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2, 6 और 3। इफिशियंसी निकाल लिए। अब टोटल वर्क कितना होगा, तो कहीं भी एक जगह पर रख दीजिए, या तो MWB कहीं भी रख दीजिए, हम यहां पर रख रहे हैं, यहां रखेंगे तो हो जाएगा 6 × 2 × 77। और ये काम करवाना किससे था, एक मैन, एक बॉय और एक वुमेन से। तो सबको जोड़ लेंगे, टोटल इफिशियंसी 11 होगा। ये 7 बार में कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1284 हो गया। ओनली 84 डे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर लिखा हुआ है कि एक आदमी 24 सेकेंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसका गति बताइए किलोमीटर पर आवर में। अच्छा बताइए, पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चला वो 200, टाइम कितना लगा 24 सेकेंड। लेकिन ये जो वैल्यू आपका आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, इसलिए इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको काट करेंगे, 4 से देखिए कट जाएगा, 6 से कटेगा आपका, ये 4 बार में 6 से कट जाएगा 3, और ये जो वैल्यू कटेगा आपका 20, 5 चौका 20 और 20 से कटेगा 10, यानी कि हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है ए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हाँ, लिखा हुआ है कि नासिक से दमन की यात्रा करते समय हर्ष ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 3 घंटे के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई। तो बताइए पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब बताइएगा 50 के रफ्तार से 1 घंटा चला, कितना चला 50, और 60 के रफ्तार से 3 घंटा चला, कितना चला 180। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना चला, तो 1 और 3 कितना हो गया 4। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर दिए, ऊपर ऐड कर लेंगे हम लोग तो 230 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 4। ये 5 20 हो गया, 3 यानी कि 8 7 चौका 28, ये हो जाएगा 57.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहां पर जैसे ये ए स्क्वायर है और इस जगह पर माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको ध्यान रखिए, कुछ है ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ये तो ए स्क्वायर सही है, माइनस ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब ब्रेक करेंगे तो ए प्लस बी इंटू क्या होगा, ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये कहां है ऑप्शन में, ढूंढिए आप लोग। पहला ऑप्शन में ऐसा है क्या, नहीं है, प्लस वाला कहां है, इसमें देखिए हो सकता है क्या ए, ठीक है यही होगा ऑप्शन नंबर बी, यही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर लिखा हुआ है, फिर से क्या है, इसका अलजेब्रा के फॉर्म में फॉर्मूला में तोड़िए। तो ये आपका देखिए क्या लिखा है, पी क्यू प्लस ये 3 का क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस पी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ढूंढ लिए किसमें है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, 2 को माइनस दिया हुआ है, इसमें माइनस है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये बचा एक, एफ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर लिखा है समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, अच्छा वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल। तो एक का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पूरा हेक्सागन का एरिया निकल जाएगा। तो आप एक चीज बताइएगा, एक ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होगा और इंटू क्या कर देंगे 6,
तो √3/4 a स्क्वायर, इसका कहने मतलब है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और इंटू हो जाएगा 6, ये तो कट गया 25 बार में, 25 तक 150, तो 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 है, तो बताइए वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए। पहली बात, वर्ग की क्षेत्रफल जो होता है वो a स्क्वायर होता है, जो कि दिया हुआ है आपका 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4। ये देखिए 3m का स्क्वायर है प्लस ये 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका एक a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक होगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको ब्रेक कर लेंगे, यहां पर देखिए स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अब स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 3m प्लस 2, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, और ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की ओर, देखते हैं 19 में क्या क्वेश्चन है। 19 नंबर लिखा है कि दो स्पर्श रेखाएं टीपी टीक्यू एक एक्सटीरियर पॉइंट टी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई है। एक यहां पर सिंपली लिखा हुआ है सर्कल है जिसका सेंटर ओ दिया हुआ है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है जिसका नाम है टी, यहां से दो टेंजेंट एक टीपी और एक टीक्यू खींचा गया। टीपी की लंबाई 7 है, आपको पता होना चाहिए दोनों लंबाई बराबर होगा। क्यों, कोई भी सर्कल में एक एक्सटीरियर पॉइंट से यदि हम दो टेंजेंट खींचते हैं वहां से, तो दोनों को बराबर होता है लेंथ। यदि ये 7 तो ये भी कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। उस बड़े घन का भुजा क्या होगा। सबसे पहली बात, जब भी कोई चीज पिघला के नया ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो उसके कंडीशनल वॉल्यूम को बराबर करते हैं। तो ये तीनों घन का वॉल्यूम बराबर करेंगे, जिसका वॉल्यूम हो जाएगा 6 का क्यूब 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000, और ये जो है बड़ा वाला क्यूब यानी कि एक क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब यहां पर a निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ इसको ऐड करेंगे आप, यूनिट प्लस आपका 8 बनेगा यानी 17 से 28 जाएगा ये, और ये किसका होता है क्यूब 12 का। तो इस बड़ा वाला क्यूब का जो साइड बनेगा उसका बनेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही साइड ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 के बाद 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। गोला मतलब स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई हो गया 22/7 आर क्यूब, तो आर कितना दिया है, तो रेडियस देखिए यहां पर 21/2 कर लेंगे क्योंकि डायमीटर है, तो 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। देखिए यहां पर 2 2 ये 4 कट जाएगा, 7 दिया 21 और 21 कट गया, और 2 से कट गया ये 11 बार में। अब सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 441 इंटू 11, तो 1 5 8 4, इसका आंसर हो जाएगा 4851, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 22 में क्या लिखा हुआ है, सिंपली cos x माइनस वाई का वैल्यू √3/2 है। cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है, आपको पता होना चाहिए x माइनस वाई इक्वल टू, ये आपका cos 30 का वैल्यू है, तो ये आपका पक्का 30 के बराबर होगा। साइन कितना वैल्यू 1 होता है, तो 90, इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू पक्का आपका 90 होगा। तो यहां से हम लोग x निकाल लेंगे, x निकालने के लिए दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड 2 करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 90 प्लस 30 डिवाइड 2, 120/2 कितना हो गया 60। y निकालने के लिए दोनों माइनस कर लेंगे, तो 90 माइनस 30 डिवाइड 2, तो 60/2 कितना हो गया 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 और 30, 60 30 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, दो इक्वेशन नॉर्मली सॉल्व कर लेना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, और 23 नंबर आपका डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको बढ़िया से अध्ययन करना है आप लोग को, और इसके बाद 5वां
छठा और 8वां में पढ़ने वाले लड़कियों का औसत बताना है क्या होगा। तो 5वां हमको दिख गया आसपास के 30 लोग पढ़ रहे हैं 5वां में, और इसके बाद छठा में 35 लोग पढ़ रहे हैं। 8वां में देखिएगा ये आपका 25 लोग पढ़ रहे हैं, और एवरेज निकालना है तो डिवाइड क्या कर देंगे 3, सम डिवाइड नंबर, ये आपका हो जाएगा एवरेज। अब इसको ऐड करेंगे तो 80 90 हो जाएगा, 90/3 कितना हो गया 30 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला डीआई की ओर बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं अगला डीआई में। 24 नंबर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए डेटा पर आधारित बनाया गया निम्नलिखित बार ग्राफ में कितने छात्रों का सर्वेक्षण किया गया है, मतलब यहां पर टोटल कितने छात्र हैं बताइए। तो देखिए यहां पर जो छात्र की संख्या है वो आपका 10 है इस जगह पर जो है 8 और 6 के बीच मतलब 7 है। इसी टाइप से यहां भी 7 है, 7 यहां पर कितना हो गया आपका 6 हो गया, फिर यहां पर कितना हो गया 4, ये 4 हो गया। फिर आगे देखते हैं ये कितना हो गया आपका फिर से 7, फिर यहां देखेंगे ये हो जाएगा आपका बीचों बीच 5 हो जाएगा इधर ये, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा 6। तो ये देखिए 10 हो गया और 10 20, 7 3 बार है तो 21, तो 20 और देखिए यहां पर हो गया 10 10 20 और 40 41 और 11, 41 और 11 कितना हो गया 52 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल निकाला तो जोड़ दी। एक लास्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है, लिखा हुआ है कि आंकड़े की प्रविष्टि का ऐसा तरीका जो चरों के विभिन्न मानों और प्रत्येक चरों के संगत बारंबारताओं प्रदर्शित करे वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एन एरे ये क्या होता है। कोई भी डाटा को हम लोग जब इस तरह एक लाइन में अरेंज करके इस तरह लिखते हैं, कुछ एबीसी कुछ मान लेते हैं ए बी सी डी ई, इसको बोलते हैं एरे। लेकिन इस तरह नहीं बोला गया, आपको चर प्लस बारंबारता का दोनों एक साथ होना चाहिए, मतलब एक तरफ वैल्यू होना चाहिए। इसका हिंदी कहने मतलब क्या है जो लिखा हुआ है आपका, एक तरफ आपका वैल्यू होना चाहिए कुछ भी एबीसी मतलब 10 12 13, और एक तरफ फ्रीक्वेंसी, दोनों साथ में लिखा होना चाहिए। इसको मिला के क्या बोलेंगे, इसको मिला के जो नाम होता है इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रेक्षणों का बारंबारता। ये जो एफ आता है जो आप लोग पढ़े होंगे 10th में, एफ आता है इसका नाम होता है बारंबारता। तो सिंगल रो के लिए हो गया, ये आपका कॉलम के लिए हो गया। अब यहाँ पर रॉ डाटा मतलब आपको बिखरा हुआ बहुत सारा डाटा पड़ा, उसको आपको अरेंज करना है। तो रॉ मतलब क्या हो गया, जैसे रॉ मटेरियल लकड़ी हो गया, रॉ मटेरियल कुर्सी हो गया, उसका बना हुआ फॉर्म, इस प्रकार समझिएगा। रॉ मटेरियल मतलब बिखरा हुआ है और ये इसका बना हुआ फॉर्म हो गया, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा इसका आंसर, और ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा डी नंबर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम पूरा अरेंज रहेगा, डेटा दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। इस पूरे चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग पूरा डिस्कशन खत्म कर लिए हैं। आज की क्लास इतना ही रहेगा, धन्यवाद।